हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक आवेशीय निकाय और द्विआवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बाह्य निकाय होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश, पहले स्टार्टिंग में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एक बाह्य आवेश होगा और बाह्य सॉरी विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा होगा। तो देखो कैसे, मैं मान लेता हूं ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर एक सम विद्युत क्षेत्र है। सम मतलब जहाँ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा और परिमाण समान हो, तो उसे सम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि अपने पास क्या है, एक आवेश है और वो यहाँ पे रखा हुआ है Q। मैंने माना कि यहाँ पे कोई मूल बिंदु है O, उससे इसकी दूरी कितनी है, इस मैंने मान लिया इसकी दूरी R है, इसकी दूरी R है। तो अपने पास एक आवेश है Q, जो कि विद्युत क्षेत्र में मूल बिंदु R O से R दूरी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एक विद्युत विभव जनरेट होगा। आवेश है, विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, विद्युत विभव, और उसको हमने क्या कर दिया, बी आर। क्या नाम दे दिया, बी आर। आर मतलब आर बिंदु पर। तो यहाँ पे हम हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, हमने विद्युत विभव की परिभाषा देखी थी। तो विद्युत विभव क्या था, एकांक आवेश की, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो बाह्य कार्य किया जाएगा, जो ऊर्जा निहित हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। तो ये तो एकांक आवेश के लिए था। एकांक आवेश को अगर हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, किसी भी बिंदु पर, कहाँ पे लेके आ रहे हैं, किसी भी बिंदु पर लेके आ रहे हैं। जैसे कि अपने पास अभी इस केस में देखो कि हमने मानो कि ये अनंत से कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ, पी रख देता हूँ। पी रख दो या फिर ए रख देते हैं। ए बिंदु पर एक आवेश है, ये कहाँ से आया है, ये अनंत से आया है। तो इसका अगर अगर हम देखें विद्युत विभव की परिभाषा से, तो ये एकांक आवेश को लेके आते तो कितनी ऊर्जा होती, बी आर। अब हम कितना आवेश लेके आए हैं, क्यू। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जब एकांक आवेश को लाते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, वी आर। बी आर मतलब, बी आर का मतलब हम रेफरेंस ले रहे हैं कि आर बिंदु पर स्थित विद्युत विभव है। जब अपने पास एकांक आवेश होता, तो यहाँ पे इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती, बी आर, बी, यानी कि बाह्य कार्य जो होता है वो कितना होता है, बी के बराबर। अब अपने पास कितना आवेश है, क्यू। तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, क्यू बी। तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा आ जाएगी अपने पास, क्यू बी। क्योंकि बी क्या है, एकांक आवेश को लाने के लिए कितना बाह्य कार्य किया जाएगा। तो अपने पास क्यू आवेश को लेके आने के लिए कितना होगा फिर, क्यू बी। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अतः किसी बाह्य क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश, एकल आवेश Q की R पर स्थितिज ऊर्जा, R पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो अपने पास B तो हो गया, एकांक आवेश को जब लेके आते हैं तो वो ऊर्जा हो जाएगी। तो आप कितना लेके आ रहे हैं, Q। तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी, QB।
जहां पे यहाँ बी आर क्या है, बी आर है बिंदु आर पर बिंदु आर पर बाह्य, या फिर मैं कह देता हूँ विद्युत विभव। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हो कि ये क्या है, क्यू। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये किसके कारण जनरेट हो रहा है, ये किसी बाह्य क्षेत्र के कारण हो रहा है। इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं मान रहे हम। अगर ऐसा हम कब कर सकते हैं कि ये आवेश बहुत छोटा हो, आकार में बिंदुवत हो, तो हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इस आवेश के कारण भी कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो। हम केवल इसके बाह्य अन्योन्य आवेश के जो भी विद्युत क्षेत्र है उससे जो ऊर्जा इसमें निहित आएगी वो ऊर्जा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, कितनी ऊर्जा आ गई, क्यू बी। तो इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यदि आवेश क्यू, मैं दे देता हूँ क्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम का कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किसी, इसको थोड़ा सा, किसी विभवांतर, विभवांतर डेल वी बराबर 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, से त्वरित किया जाता है। तो कितनी ऊर्जा अर्जित होगी, अर्जित करेगा, अर्जित होगी, ऐसे लिख लेते। तो अपने पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 का एक इलेक्ट्रॉन है, और किसी विभवांतर, विभवांतर से त्वरित किया जाता है, विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना ये इस बिंदु पे विभवांतर है। तो अपने पास क्या किया जा रहा है कि इतने विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कितनी ऊर्जा अर्जित होगी। तो ये ऊर्जा अर्जित होगी इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो इसमें आ जाएगा हल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या है, Q बराबर कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और डेल भी कितना दे रखा है, विभवांतर 1 वोल्ट। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी अपने पास, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्यू वी, और V का, Q का मान 1.6 10⁻⁻19 इंटू B का मान 1, तो 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी ऊर्जा कितनी आ रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पे एक बात देखें कि क्यू भी लिखा है, क्यू का मात्रक, क्यू को हम अगर इलेक्ट्रॉन लिख लें और बी को वोल्ट, तो ये एक अन्य मात्रक हो जाता है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू को डायरेक्ट कूलाम ना लिख के क्या लिख दें, इलेक्ट्रॉन, और बी को वोल्ट। तो हम इसके लिए एक ऊर्जा का अन्य मात्रक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिख लेना, यहाँ पे स्टार लगा के लिखना, ऊर्जा का अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, अब देखो याद रखने का आसान तरीका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, इसका मान रख दो 1.6 10⁻⁻19
जूल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मान आ गया, किस में आ गया, जूल में। तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का भी मान आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऊर्जा है, इसका मतलब अब हमें क्या मिल गया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, डेल वी से। डेल वी क्यों लिया है कि अंतर होना चाहिए। समान विभव है तो उतना हो नहीं आएगा, समान विभव में कभी कार्य नहीं आता है। तो विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, ऊर्जा क्यू भी, यहाँ से हमने मान रख दिए, तो इतना जूल आ गया। हमने देखा कि ऊर्जा का एक अन्य मात्रक हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। अब इनका कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सामान्यतः सामान्यतः आणविक, नाभिकीय व कणीय ऊर्जाओं में व्यक्त करने के लिए करते हैं, के लिए व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो कहाँ पे करेंगे, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक क्या है, अब हमारे पास ऊर्जा होगी, द्विआवेशीय निकाय होगा, और उसमें द्विआवेशीय निकाय में बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, बस ये देखना है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विआवेशीय निकाय की लिखो इसमें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत, एक सेकंड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विआवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, अपने पास क्या होगा, अपने पास यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, आ, एक दो आवेश होंगे। तो मैं सबसे पहले तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ, ई वेक्टर, ये रहा, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास ई बाह्य वेक्टर। अब मेरे पास दो आवेश हैं, मैंने मान लिया एक Q1 है, एक यहाँ पे Q1 है, और एक आवेश Q2 है, Q2 और Q1। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने पास कोई मूल बिंदु से अक्ष होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश होंगे। मैंने माना कि ये वाला आवेश R1 दूरी पर है, और ये वाला R2 दूरी पर है, और ये दोनों आपस में R12 दूरी पर है। क्या माना, मैंने माना कि ये आवेश कोई निर्दिष्ट तंत्र है, अपने पास मूल बिंदु हमने मान लिया, उससे Q1 तो R1 दूरी पे है, R1 स्थिति सदिश पे है, और Q2 R2 पे, और दोनों के बीच इनका जो डिस्टेंस है वो R12 है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये बात लिख लेते हैं। माना एक
बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में दो आवेश Q1 व Q2 हैं। इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या क्या है, R1 Q1 का तो R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं, तथा दोनों आवेश दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, R12 है। ये तो अपने पास थोड़ा सा लिखने का इसका हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। तो अपने पास क्या हो गया, एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक आवेश की ऊर्जा निहित होगी, जो कि हम पहले यहाँ पे कर चुके हैं कि एकल आवेश अगर होता है विद्युत क्षेत्र में तो उसकी एक खुद की निहित ऊर्जा निहित हो जाती है, और उसका मान क्या होता है, QV। तो एक तो हमारे पास इस आवेश की विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा, इस आवेश की इसके कारण ऊर्जा, तो दो ऊर्जा यहां से मिली। और एक दोनों आवेश, हमने स्थितिज ऊर्जा पहले पढ़ा है, एक दोनों आवेश इन दोनों के बीच की आंतरिक ऊर्जा, तो अपने पास तीन ऊर्जाएं होंगी। तो इसमें पहली लिखिए, प्रथम आवेश प्रथम आवेश Q1, प्रथम आवेश Q1 की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 बराबर, हमने क्या लिखा था, QV, तो Q1 V R1। तो इसकी यहाँ पे वोल्ट कितना है, BR1, विभव कितना है, BR1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार द्वितीय आवेश Q2 की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2। तो ये द्वितीय आवेश और R2 दूरी पर जो भी विभव विभव बनेगा, विद्युत विभव, वो क्या हो जाएगा, इसके गुना में। तो ये अपने पास दो ऊर्जाएं Q1 की और Q2 की हमने निकाल लिया। अब इन दोनों की आंतरिक ऊर्जा भी तो होगी, Q1 और Q2 की आपस की, तो वो भी लिख देते हैं। दोनों आवेशीय आवेशीय निकाय की आंतरिक आंतरिक स्थितिज ऊर्जा ये इन दोनों की इंटरेक्शन वाली ऊर्जा है। इसका नाम दे देते हैं U12, और ये स्टार्टिंग में करवाया था। तो ये क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः द्विआवेशी निकाय की द्वि आवेशीय निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा तो अपने पास कुल स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, मैं कह दूंगा U1 प्लस U2 प्लस इन दोनों की आंतरिक ऊर्जा, और ये अदिश राशि है इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। U1 क्या है, Q1 V1, Q1 और V R1 दूरी पर, प्लस Q2 V R2 दूरी पर, प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R12। और ये कुल स्थिति ऊर्जा है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में ये टॉपिक था, इसलिए हमने करवा दिया। अब ध्यान दो इसमें कि मैंने अगर इसको ऐसे लिखा है VR1, आप चाहो तो इसको B1 लिख सकते हो, जहां पे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि B1 पहले पॉइंट पर या Q1 पॉइंट पर क्या है, विभव का मान।
आपकी इच्छा है, कैसे भी इसको लिख सकते हो। V r1 को V1 भी लिख सकते हो और इसको V r1 से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, द्विआवेशी निकाय की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हमने निकाल ली है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और ये आगे के एग्जामों तक काम आता है। तो अब हम देखने वाले हैं दो तरीके के पदार्थ। तो अब हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए अगला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ। तो नोट करिए, चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ। तो यहाँ पे दो हो जाएंगे। अब इन दोनों इनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, चालक पदार्थ को कंडक्टर एंड विद्युतरोधी पदार्थ को एंड इंसुलेटर। तो इस प्रकार से अपने पास दो पदार्थ हैं, दो वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर? चालन के आधार पर। तो एक तरफ तो हो जाएगा चालक, एक तरफ हो जाएगा विद्युतरोधी पदार्थ। तो यहाँ पे नॉर्मल वही है, जिसमें आवेश धारा का प्रवाह हो जाए वो चालक, जिसमें नहीं हो वो विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। और जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए, धारा या आवेश, तो वो चालक, और जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो वो विद्युतरोधी पदार्थ कहलाएंगे। इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं चालन के आधार पर पदार्थ पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा चालक पदार्थ। फर्स्ट क्या हो जाएगा? चालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ सिंपल है, सीधा सीधा सा लिख लेते हैं। वे पदार्थ वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है। अब आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, स्वाभाविक है। इसमें ज्यादा सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो धारा का भी प्रवाह हो रहा है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये पदार्थ कैसे होंगे? ऐसे पदार्थ क्या होंगे? चालक पदार्थ होंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो होगी किन के कारण? विद्युत धारा का प्रवाह किन के कारण होगा? देखो, विद्युत धारा का प्रवाह अपने पास इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इनमें इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल नाभिक का
नाविक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है, दुर्बल होता है। अब देखो मैंने क्या 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 है, एक शब्द आया है अपने पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब एक मुक्त अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत ही कम ऊर्जा से मुक्त, मतलब जैसे अपने पास ये नाभिक हो गया धनावेशित, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर ला रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है ना वो बहुत दुर्बल है। आकर्षण बल क्या है, बहुत दुर्बल है, कम ऊर्जा से ही वो निकल जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन के लिए स्वतंत्र है, विद्युत धारा को ले जाने के लिए वो स्वतंत्र है, उनके लिए कोई बाह्य ऊर्जा बाह्य ताप की जरूरत नहीं है। तो अब क्यों संभव है ऐसा, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण नाभिकीय बल है वो कैसा बल है, दुर्बल बल है। यहाँ पे कैसा है, इनके जो आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा है, दुर्बल है, कम बल लग रहा है। तो वो कौन से पदार्थों में लगता है, चालक पदार्थों में। तो आसानी से धारा का चालन हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण लिखना, चांदी, चांदी, तांबा, लोहा, पारा, नमक का विलयन, नमक का विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर, ये भी चालक पदार्थों में ही आता है। मनुष्य का शरीर, और पृथ्वी, पृथ्वी भी चालक पदार्थों में आती है। पृथ्वी आदि चालक पदार्थ है। तो अपने पास क्या हो गया, चालक पदार्थ देख लिए। अब अगर हम देखा जाए सबसे अच्छा चालक पृथ्वी पर पूरी, यहाँ पे अपने पृथ्वी पर देखा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन है, तो वो भी तो एग्जाम्पल होना चाहिए। तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। तो यहाँ पे ये लिख लेना, चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। इसका मतलब इसमें प्रतिरोध बहुत कम है। अब ये बोलोगे कि सर अगर चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो जो अपने बिजली के तार हैं, जो हम बिजली के तार देखते हैं, वो चांदी के होने चाहिए। अरे चांदी के अगर हो जाएंगे तार तो उनको जनता ले जाएगी, तो चांदी के नहीं हो सकते। और फिर इससे कम, इससे तांबा है, सोना है, तो वो भी नहीं हो पॉसिबल है। तो कहीं कहीं पे तांबे का भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो लोहे और सिल्वर के दोनों चलते हैं। एल्यूमिनियम सही रहता है इसमें, हल्का भी रहता है, चालकता भी ठीक ठाक है। तो हमने ये देख लिया चालक पदार्थ। अब अपने पास कौन सा बच गया, विद्युत रोधी पदार्थ। तो इसमें बी है, वह डालो, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, इसको ही क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अब देखो, इसी को ही क्या कहेंगे, कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। अपने पास तीन नाम आ गए, और तीनों नाम कैसे हैं, विद्युत रोधी, जो विद्युत चालन होने से रोक देते हैं। परावैद्युत, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परावैद्युत मतलब जो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और कुचालक पदार्थ अपने आप में कुचालक है ये। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन, विद्युत का चालन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है, उन्हें कुचालक, कुचालक कह दूं, या विद्युत रोधी,
और या परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इनमें क्या होगा कि हमने पहले तो देखा था कि इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन पा रहे थे, चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और भाई यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन पाएंगे? यहाँ पाएंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध मतलब जुड़े हुए, बंधे हुए आपस में, एक किसी न किसी बल, आकर्षण बल से जुड़े हुए। तो इसमें लिखो, इनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण, आकर्षण बल कैसा होगा? प्रबल। आकर्षण बल प्रबल होता है। आकर्षण बल प्रबल होता है। तो ये पदार्थ कैसे पदार्थ हैं? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चालन के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि क्यों? ये इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। बंधे होंगे तो स्वतंत्र नहीं है, तो ये धारा का चालन नहीं कर सकते। इसलिए ये पदार्थ कैसे आ जाए, किस किस श्रेणी में आ जाएंगे? ये पदार्थ आ जाएंगे विद्युत रोधी पदार्थ, या हम इसको पराविद्युत कह दें, या फिर हम कुचालक पदार्थ कह देते हैं। तो इसमें उदाहरण लिखिए, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें अपने पास कांच, प्लास्टिक, कांच भी कुचालक है और प्लास्टिक भी कुचालक है। रबर, एवेनोइट, एवोनाइट। ये एवोनाइट वाला तो एग्जांपल हमने विद्युत घर्षण में देखा था, याद करना। और एक सूखी लकड़ी, लकड़ी, ये ही शब्द ध्यान से लिखना, लकड़ी आदि विद्युत के कुचालक पदार्थ है, चालक पदार्थ है। तो अब देखो, एक और रहता है। अब हमने क्या देख लिया? विद्युत रोधी पदार्थ, कुचालक। अब ऐसा भी पॉसिबल है क्या, कुछ पदार्थ जो दोनों तरीके का व्यवहार दर्शाते हो, चालक भी और अचालक भी? तो चालक की तरह व्यवहार भी दर्शा सकते हैं और चालक की तरह। तो वो पदार्थ एक अलग श्रेणी में आते हैं, उनको बोलते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं, नोट डाल के। ऐसे पदार्थ नोट डाल के लिख लेते हैं, अर्धचालक। इनको हम एक सेपरेट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हल्का सा लिख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो चालक व कुचालक दोनों तरह का व्यवहार दर्शाते हैं, तरह का व्यवहार दर्शाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब अर्धचालक मतलब मैं बता देता हूँ, जो कम ताप पर तो चालक की तरह नहीं, अधिक उच्च ताप पर तो चालक की तरह, और न्यून ताप पर कैसे? वो चालक की तरह। जब तापमान कम होगा तो उसमें ऊर्जा कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे, तब तो कुचालक की तरह। और जब ताप का मान ज्यादा हो जाएगा तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? चालक की तरह। तो ऐसे पदार्थ भी हैं जो दोनों तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं। और ये देख लेना, जो पूरी अपने पास कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक में जो तहलका मचाया था, वो इनकी ही वजह से आया था। अपना जो भी टीवी से एलईडी बना, एलईडी से बहुत आईसी चिपसेट, सब इनकी ही बदौलत है। अगर आज ये नहीं होते तो अपना
मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह बहुत ही नामुमकिन सा था। ट्रांजिस्टर आए थे तो उनमें अर्धचालक की अहम भूमिका थी। तो इसमें उदाहरण हो जाएंगे सिलिकन, जर्मेनियम और बाकी के गैलियम आर्सेनाइड और ये सब हम गैलियम आर्सेनाइड ये सब उधर देखेंगे। इसका एक सेपरेट चैप्टर है तो उसमें देखेंगे। तो आज हमने देखा चालक, अर्धचालक, इन दोनों पदार्थों के बारे में। विद्युत ऊर्जा देखी, दो आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखी। पहले तो इनकी खुद की ऊर्जा होगी, इनकी विद्युत क्षेत्र के कारण हो जाएगी, इन दोनों की फिर आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे कि Q1 Q2 अपन R के हिसाब से। और जब अपने पास एकल आवेश है वहां पे विभव का मान VR है तो क्यू V इसकी सिंपल ऊर्जा हो जाएगी अपने पास विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे परावैद्युत पदार्थ और उनका अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है इनको चालक पदार्थों को तो क्या क्या उनके आंतरिक संरचना में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या विद्युत क्षेत्र से प्रभाव आएगा, वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो देख ये लिख के प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, याद करिए। थैंक यू।